जी बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था इंसुलिन की सिक्रीशन किस तरह से होती है फ्रॉम द बीटा सेल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन सबसे पहले। और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखें, अगर इंसुलिन के रिसेप्टर की बात की जाए, सबसे पहले करते हैं ये basically, इसको हम टेट्रामर प्रोटीन कहते हैं कि ये 4 आइसोमर से बना हुआ है। और इसमें बेसिकली 2 जो है अल्फा सब यूनिट होते हैं और 2 इसमें बीटा सब यूनिट होते हैं। और अल्फा सब यूनिट आपस में थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड आपस में कनेक्टेड हैं, और जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं ये भी आपस में थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड कनेक्टेड हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे अल्फा सब यूनिट होते हैं, जबकि जो बीटा सब यूनिट हैं इस रिसेप्टर के, वो बेसिकली एम्बेडेड होते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन। एंड दिस बीटा सेल यूनिट हैज बेसिकली enzyme activity that is known as tyrosine kinase enzyme. तो tyrosine enzyme जो है वो बेसिकली होता है with the beta subunit of the insulin receptor, जबकि अल्फा सबयूनिट बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे होता है that actually contains the target for या receptors for binding of insulin. So इंसुलिन जो है वो जैसे ही अल्फा सबयूनिट्स के साथ बाइंड करता है, तो बेसिकली कन्फर्मेशनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं। और उस कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल यूनिट है उसमें जो टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ इंसुलिन विद द अल्फा सब यूनिट, देयर अकर कन्फर्मेशनल चेंजेस विद इन द of within the insulin receptor, and due to those conformational changes, the beta subunit actually activates the tyrosine kinase enzyme। और टायरोसिन काइनेज एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो फिर सेल के अंदर इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट हो जाता है, जिसके थ्रू फिर फॉस्फोरिलेशन शुरू हो जाती है डिफरेंट प्रोटीन्स की, प्रोटीन काइनेज की, फॉस्फेटेजेस की। उसकी फॉस्फोरिलेशन शुरू हो जाती है और आपके प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं। इसमें जो एक चीज डिफरेंट है, वो बाकी बाकी सबके सबके अंदर जिस तरह प्रोटीन बाइंड करते हैं, हार्मोन बाइंड करता है, तो उसकी वजह से जो है फिर सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट होता है और फिर काइनेसिस और फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो है वो डिफरेंट एंजाइम फर्दर एक्टिवेट होके वो अपने फर्दर रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपना देते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट है इंसुलिन के हवाले से, वो ये है कि जैसे इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फास्फोटायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन होती है और ये फास्फोरिलेशन शुरू कर जाता है, तो आफ्टर दैट होता क्या है कि ये रिसेप्टर बेसिकली सेल जो है, जिस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल्स, वो बेसिकली इस रिसेप्टर को इनगल्फ करते हैं, उसको सेल के अंदर लेके जाते हैं अलॉन्ग विद इंसुलिन। इंसुलिन जब यहाँ बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, टारगेट सेल के अंदर अलोंग विद इंसुलिन। तो टारगेट सेल के अंदर 2 काम हैं, या तो सेल के अंदर प्रोटीएजेस होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीएजेस होते हैं वो इस रिसेप्टर की ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो रिसेप्टर जो है एक तरह से, एक रिसेप्टर जिसके साथ इंसुलिन बाइंड हुआ था, वो जब इनगल्फ हुआ तो वो रिसेप्टर खत्म, तो रिसेप्टर डिग्रेडेशन हो जाती है। या जो है इन some cases in some target tissues that receptor again जो है वो इंसर्ट किया जाता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, और फिर जो है वो अपने अपने ताकि दूसरे इंसुलिन के साथ उसको बाइंड करवाया जा सके। इंसुलिन सेल के अंदर आता है because it also has receptors on the in the cytoplasm and in the nucleus. That's why इंसुलिन को अंदर लेके आना इम्पोर्टेंट है। सो उसके लिए बेसिकली ये जो रिसेप्टर है ये सेल के अंदर मूव करता है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट था इस सिलसिले में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी हार्मोन्स के एक्शन से, कि एक तो इसमें रिसेप्टर्स की जो शेप है वो डिफरेंट है। सेकंड चीज़ जो ये है कि इसमें जो एंजाइम एक्टिविटी है वो टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, बाकी में एडिनाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी और इस तरह की, जबकि इंसुलिन के केस में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। और उसी तरह फिर सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट होता है। लेकिन यहाँ पे यह है कि इंसुलिन आफ्टर बाइंडिंग
along with receptor it enters into the cell, सेल के अंदर इंटर होता है। और उसके बाद क्या होता है इसके साथ कि इंसुलिन जो है वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में अपने टारगेट रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन जो है वो करवाता है, जिसको अब आगे फंक्शंस में हम पढ़ते हैं। लेकिन साथ के साथ जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स या तो प्रोटीएजेस उसको डिग्रेड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या जो है वो फिर दोबारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। सो इस वजह से जो इंसुलिन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम आती है जिसमें इंसुलिन के रिसेप्टर सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होते, या जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जब इंसुलिन जो है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो चूंकि एंडोसाइटोसिस होती है रिसेप्टर की along विद हार्मोन, तो वो रिसेप्टर्स जो है उनकी डिग्रेडेशन होती है, जिसकी वजह से नए रिसेप्टर्स बनते नहीं हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी थ्रू प्रोटीएजेस डिग्रेडेशन होती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन होता है टाइप 2 डायबिटीज में, लेकिन रिसेप्टर सफिशिएंट ना होने की वजह से फिर जो फिजियोलॉजिकल डिसाइड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो आपके पास नहीं आता। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सर जी जी। सर ये जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जिनमें आप कह रहे हैं कि रिसेप्टर्स का मसला होता है, तो सर फिर वो बाद में उसको डॉक्टर्स इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगा रहे होते हैं, अगर उसके रिसेप्टर्स ही नहीं सही तो वो इंसुलिन आ भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, वो आपने आपने पढ़ा है ना, वो हम एक दफा जब हम न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है, उसमें क्या था कि उसमें ये था कि हम किसी तरीके से अगर न्यूरोट्रांसमीटर को आप बढ़ा दो साइनेप्टिक स्पेस के अंदर, तो बेशक आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं अगर वो थोड़े भी हैं, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन अवेलेबल होगा, सो देन वो जो हार्मोन है वो उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे देगा। मतलब कहने का ये है कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, वो इंसुलिन तो एक डिजायर्ड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी, उससे ज्यादा प्रोड्यूस तो नहीं होगी। तो रिसेप्टर जब थोड़े होते हैं तो उसमें हमें हार्मोन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देने से, और चांसेस ये हैं कि वो हार्मोन ऑल द टाइम अवेलेबल होगा, एंड दैट रिसेप्टर, और वो ऑल टाइम रिसेप्टर के साथ जो अवेलेबल रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ बाइंड फॉर्म में रहेगा, तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यू रहेगा। सो वो फुलफिल करेगा डिमांड ऑफ द बॉडी, या फुलफिल करेगा। इंसुलिन एक्सटर्नल लगाते हैं ताकि क्या हो कि जो क्या इंसुलिन की अवेलेबिलिटी जो है वो सप्लाई अमाउंट में हो। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिस तरह मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं। सो ये मेटफॉर्मिन क्या करता है, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिसेप्टर थोड़े होते हैं लेकिन वो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो थोड़े इंसुलिन इंसुलिन जितना अवेलेबल होता है उसके ऊपर भी वो ज्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर जाता है। सो इस तरह की ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज में करते हैं ना, जिसमें रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और इंसुलिन साथ में बढ़ाते हैं। ठीक है, इन दोनों का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो सर जो रिसेप्टर में जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि वो रिसेप्टर्स ही ज्यादा हो जाएं, जो थोड़े जिस वजह से हो रहे हैं उस वजह को खत्म कर दी जाए? हाँ जी, वो अभी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रिसेप्टर प्रोटीन्स बने और रिसेप्टर प्रोटीन्स इंसर्ट हो विद इन द सेल मेम्ब्रेन ताकि वो प्रॉब्लम ही हल हो। तो अभी तक इस तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं आई। सो ट्रीटमेंट जो दो अवेलेबल हैं, वो एक तो ये है कि आप इंसुलिन दे दो, ज्यादा बढ़ा दो, हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, सो वो जो लेस अमाउंट ऑफ वो एक्टिवली ऑल द टाइम सैचुरेटेड रहें, ओकुपाइड रहें विद इंसुलिन, सो दैट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन कैन बी अचीव्ड। नंबर वन। नंबर टू, आप इस तरह की ट्रीटमेंट दो जिसके थ्रू आप रिसेप्टर्स जो अवेलेबल रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो। तो वो क्या होगा कि फिर वो इंसुलिन जो अवेलेबल होगा उसको थोड़े इंसुलिन पे भी वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू देंगे। सो वो भी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं इंसुलिन के, वो कुछ हद तक उसके थ्रू भी मीट मतलब हो रहे होंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना टाइप 2 डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में आके भी आपको बताता भी हूँ, उसकी जो मेजर रीज़न है वो ओबेसिटी है। जो ज़्यादातर जो ओबीस पेशेंट लोग होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो उसमें जो थर्ड चीज़ है वो क्या क्या होता है कि उसमें अगर फैट की डिपोजिशन जो है वो फैट डिपॉजिट कम हो,
मतलब उनकी ओबेसिटी को कम करना है, वो बेसिकली फिर एक्सरसाइज वगैरह और फिर डाइट कंट्रोल करना, तो उसके थ्रू भी जो है ना फिर आप चूंकि जब ग्लूकोज की जितना ज़्यादा वो डाइट पे कंट्रोल करेंगे और जितनी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं तो डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो उसकी वजह फॉर्मेशन नहीं होगी, जब उस क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपॉन द इंसुलिन। में आगे अभी आपको एक्शंस बताता हूँ ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं उसको आपको एड्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ख्याल है अभी हम बहुत पहले उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम एक्शंस ऑफ इंसुलिन डिस्कस करते हैं, फिर मैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को एक्शंस के साथ लिंक करूंगा, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ ना आई दोबारा। ठीक है बेटे? ओके सर। अच्छा जी, अब देखें इंसुलिन की जो एक्शंस हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो मेजर एक्शंस हैं इंसुलिन के, उसमें आप देखें नंबर 1 इज दैट ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाता है इनटू द सेल। ग्लूकोज की अपटेक बेसिकली सेल के अंदर जब ग्लूकोज की अपटेक बढ़ेगी तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा, और ग्लूकोज की अपटेक जो सेल के अंदर बढ़ती है वो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, ये टारगेट सेल जहाँ पे ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाते हैं, जिस तरह से हमारे पास हो गए लिवर हो गया, जिस तरह हमारे पास मसल्स हो गए, सो मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर मेनली ये क्या होता है कि जब इंसुलिन क्या करता है कि ये उनके ये देखें फॉर एग्जांपल दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लिवर मसल और एडिपोज टिश्यू। अगर हम मसल और एडिपोज टिश्यू की बात करें तो देखिए इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है ऑन दी एडिपोज टिश्यू, सो वो सेल के अंदर जो सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट करता है, अलोंग विद दिस जो प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स में क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बेसिकली GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स, वो एम्बेडेड हो जाते हैं विद इन दी सेल सरफेस ऑफ दिस टारगेट रिसेप्टर, और फिर वो ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज की अपटेक कराते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड से निकल के टिश्यू के अंदर आ रहा होता है। सो सेलुलर अपटेक जो है इंसुलिन किस तरह से बढ़ाता है, बाय इंसर्टिंग द ट्रांसपोर्टर्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन, so that those transporter can actually transport the glucose into the cells, so that the blood glucose concentration may decrease. So this is the first effect, जिसके थ्रू ग्लूकोज जो है वो क्या करता है कि सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है, इंसुलिन ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ाता है कि वो टारगेट रिसेप्टर्स के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इंक्रीज कर देता है टारगेट सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। वहां से जब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स बढ़ेंगे तो वो ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर लेके आएंगे, सो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन कि वो किस तरह से डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। नंबर 1, नंबर सेकंड, नंबर 2 जो है दैट इज दी कि इंसुलिन जो है वो बेसिकली ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को बेसिकली प्रोमोट करता है, कि वो लिवर के अंदर और मसल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो है वो इंसुलिन इनिशिएट करता है, और जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है उसको प्रिवेंट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो कम होगी तो डेफिनेटली आपके पास ग्लूकोज के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोनेजेंसिस को भी कम करेगा, क्योंकि ग्लूकोनेजेंसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर सोर्सेज से बेसिकली शुगर का बनना। सो अगर ये तीनों चीज़ें, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं, ये अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस अगर इनिशिएट हो जाएगी और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन अगर बढ़ जाएगी और ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनेजेंसिस कम हो जाएगी, सो ऑटोमेटिकली आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, सो जो ग्लाइकोज अगर ग्लूकोनेजेंसिस की बात करें, जो मैं आपको कहा कि ये इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोनेजेंसिस को करता है, ये सेल के अंदर जो ग्लूकोज जो आपके पास फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, उसकी एक्टिविटी को या उसकी सिंथेसिस को बेस देता है। जब इसकी प्रोडक्शन होगी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की, बाइफॉस्फेट की या बिसफॉस्फेट की, तो उसकी वजह से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब
फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली सिंथेसिस को या सबस्ट्रेट्स जो अवेलेबल सबस्ट्रेट होते हैं जिन्होंने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, उनको बेसिकली उनको स्टॉप करता है, उनको इनहिबिट करता है। जब उनकी इनहिबिशन होगी तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे। सो इस वजह से इस तरह से ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस डिक्रीज होगा ड्यू टू दी बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिवेंट हो जाएगी, तो आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ इंसुलिन कि वो किस तरह से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आफ्टर दैट, अब अगर हम नेक्स्ट थिंग देखें कि इट इंक्रीजेस द प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारे पास है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ये ओवरऑल इसका जो इफेक्ट है प्रोटीन्स के ऊपर, तो ये एनाबॉलिक है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। सो क्या होगा कि ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स की जो है जो इंसुलिन है ये अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की अपटेक जो है वो बढ़ाता है बाय द टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा, और अमाइनो एसिड की जब अपटेक बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोटीन की सिंथेसिस और जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और तो मेन जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से मसल मास जो है वो बढ़ता है। सो मसल मास जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ग्लूकोज सिर्फ जिन सोर्सेज से बना था ग्लूकोज, एक्चुअली ये वाले प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की अपटेक हुई थी वहां से वापस ग्लूकोज आ रहा है, या ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की जो हुई थी वो उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। इस तरह से सिर्फ ग्लूकोज नहीं आता, बल्कि अलॉन्ग विद दैट from these sources along with that proteins जो थे वहां से भी जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ इंसुलिन। सिमिलरली फैट की डिपोजिशन, इंसुलिन का मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये फैट की डिपोजिशन करवाता है। जो ब्लड के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी भी सेलुलर अपटेक कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैटी एसिड जो है उनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होती है, और फैटी एसिड्स जो हैं वो स्टोर होते हैं इन द in the adipose tissue. So उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। एक तो स्टोरेज को इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से फैट डिपोजिशन बढ़ेगी। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है कि लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो कीटो एसिड्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपोलाइसिस हैं वो नहीं बनेंगे, तो ब्लड के अंदर जो कीटो एसिड्स हैं, जिस तरह से हमारे पास ये एसीटोन है, एसीटोएसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट है, सो डिफरेंट कीटो एसिड्स हैं, ये आपके पास जो है वो कम बनेंगे। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ जो लिपिड की डाइजेशन है या लाइपोलाइसिस है वो नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से आपके पास ब्लड के अंदर अगर आप देखेंगे तो फैटी एसिड्स भी कम होंगे ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन, और कीटो एसिड्स भी कम होंगे। एंड लास्टली क्या रहता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इंसुलिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम बढ़ाता है। सो पोटेशियम की सेलुलर अपटेक इस तरह से बढ़ती है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसकी वजह से पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, ब्लड से सेल के अंदर जाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो डाइटरी पोटेशियम आप ले रहे हैं वो जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, सो उसको रेगुलेट करना, उस पोटेशियम के लेवल को ब्लड के अंदर बैलेंस रखना, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन उस पोटेशियम के लेवल को ब्लड में बढ़ने नहीं देता, बल्कि जब पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ती है ब्लड के अंदर, सो ये क्या इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन पोटेशियम की सेलुलर अपटेक बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक पोटेशियम कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जो है वो नॉर्मल रहती है। सो दिस इज दी दीज आर द डिफरेंट एक्शंस ऑफ इंसुलिन। और यहाँ पे अगर मैं ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं, आप इसको एक दफ़ा देख भी लीजिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिएंट फ्लो, इस डायग्राम को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं बुक में फिर ये डायग्राम है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास लिवर है, मसल और एडिपोज टिश्यू। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स लिंक है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और इंसुलिन इन तीनों स्ट्रक्चर करता है। तो ये जो एरोज हैं इसका मतलब होगा इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट, और ये जो डॉटेड एरोज हैं इसका मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट है, ठीक है। अब है
अगर लिवर देखा जाए सो एक्चुअली स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, सो दैट ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा, सो दैट ग्लूकोज जो है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू ग्लाइकोजन। सो ग्लूकोज जो है वो फिर यहाँ से जब ग्लाइकोजन लाइसिस ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन बढ़ेगी, तो ग्लूकोज जो है वो जो रिलीज है ब्लड हो जाएगा, तो ग्लूकोज लिवर से ब्लड में नहीं आना शुरू होगा। इस तरह से हम कहते हैं कि लिवर जो है उसके अंदर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होगी। सिमिलरली अगर तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है, सो दैट ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक होगी बाय द मसल। सो मसल में जो है जो ग्लूकोज है वो भी मसल के अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी भी सेलुलर अपटेक जो है इंसुलिन बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमाइनो एसिड सेल के अंदर जो है मसल के अंदर जाएगा और मसल मास जो है वो इंक्रीज करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और इंसुलिन क्या करता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन को या प्रोटीन डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोसेस इनहिबिटरी इफेक्ट उसका अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन पे है, मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करता है और एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है बाय 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 इंक्रीजिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो मसल के ऊपर अगर आप इफेक्ट देखें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। लिवर में मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ग्लाइकोजन से का की ब्रेक डाउन को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन जो है वो इनहिबिट हो पाएगी। और ये देखें ग्लूकोज 2,6 बिसफॉस्फेट की एक्टिविटी जो है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन जो है वो उसको भी इनहिबिट है, इसकी वजह से आपके पास ग्लूकोज नहीं बनता। अल्टीमेटली लिवर के अंदर सारी की सारी ग्लूकोज स्टोरिंग एबिलिटी आएगी, ना कि ग्लूकोज सिंथेसिस एबिलिटी। इसी तरह से अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू के अंदर आप देखें इंसुलिन क्या करता है, फैटी एसिड्स की अपटेक बढ़ाता है और फैटी एसिड की ब्रेक डाउन को इनहिबिट। इसकी वजह से क्या है, ओवरऑल जो है आपके पास फैटी एसिड डिपोजिशन या फैटी एसिड्स जो है एडिपोज टिश्यू की सिंथेसिस जो है वो बढ़ेगी। So this is the overall effects के न्यूट्रिएंट फ्लो ड्यूरिंग इंसुलिन की क्या होगी। तो ग्लूकोज की अगर आप न्यूट्रिएंट फ्लो देखें ब्लड तो दैट विल बी डिक्रीज, फैटी एसिड्स की न्यूट्रिएंट फ्लो देखें तो दैट विल बी डिक्रीज, एसिड्स की न्यूट्रिएंट फ्लो देखें तो दैट विल बी डिक्रीज बिकॉज फैटी एसिड्स की क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज सेलुलर अपटेक बढ़ा रहा है इंसुलिन। ग्लूकोज की हो रहा है, सारा का सेलुलर अपटेक हो रही है। कीटो एसिड्स डिक्रीज होंगी बिकॉज ग्लूकोज एक्चुअली प्रिवेंट्स द लाइपोलाइसिस, जिसकी वजह से एसिड्स नहीं बनेंगे। अमाइनो एसिड्स होंगे बिकॉज brain mostly cellular amino acids so that the protein synthesis है। These are the different effects of insulin on these three structures। अल्टीमेट गोल क्या है, इंसुलिन को बेसिकली कहा जाता है हार्मोन ऑफ हार्मोन ऑफ एबंडेंस। का मतलब ये है जब एनर्जी की अबंडेंट सप्लाई होगी तो इंसुलिन क्या करेगा, उस एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करेगा, सो दैट दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन। एनर्जी लेवल नॉर्मल से रेस करेगा। एनर्जी को मैं इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज ले रहा हूँ। सो जब कहीं भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज करेगा, सो इसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन आएगा और इंसुलिन उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा बाय मूविंग द ग्लूकोज इनटू डिफरेंट cells so that their glucose can be stored in those cells। and जब कभी ग्लूकोज की जरूरत होगी during caloric deprivation period या fasting period या starvation period, so that that glucose can be effectively reutilized by the body और जो फ्यूल है वो बैकअप जो है वो बॉडी को मिलता रहे। सो इस वजह से इंसुलिन को हार्मोन ऑफ एबंडेंस भी कहा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट एक्शंस ऑफ इंसुलिन जो कि मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं इंसुलिन की पैथोफिजियोलॉजी पे। तो हमारे पास मेजरली इंसुलिन की के ना होने की वजह से या इंसुलिन के में को जो इंसुलिन की रिलीज के या बीटा सेल्स पेनक्रियास में कोई डिफेक्ट आता है तो उसमें जो मेजर कंडीशन है दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। और डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो हमारे पास दो तरह का है। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस या इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज the body is dependent on insulin, like
इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इंसुलिन इज नॉट अवेलेबल। सो इस वजह से ये जो डायबिटीज है ये बेसिकली इंसुलिन के ना होने की वजह से होती है। और ये क्यों नहीं होता इंसुलिन? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज बीटा सेल्स के बेसिकली कंसर्न है विद द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है ऑटो इम्यून डिजीज प्रोसेस के थ्रू बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, और जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते सो वो काम जो इंसुलिन ने करने थे वो नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास वो सारे प्रोसेसेस जो एनाबॉलिक थे वो टुवर्ड्स कैटाबॉलिज्म चले जाएंगे, और उसकी वजह से फिर आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रहेगा। सो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उसके उसके इसके नतीजे में क्या आएंगी? टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा बिकॉज ग्लूकोज की शुगर अपटेक कम हो जाएगी इंसुलिन के ना होने की वजह से। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी बिकॉज ग्लूकोग्लाइकोजन फॉर्मेशन नहीं होगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी बिकॉज फॉस्फोफॉस्फेटोकाइनेज की एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोनेजेनेसिस जो है प्रोसेस वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली आप देखें देयर विल बी इंक्रीज ब्लड फैटी एसिड्स बिकॉज लाइपोलाइसिस जो है एंड कीटो एसिड्स कंसंट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज लाइपोलाइसिस। फैटी एसिड की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ेगी? बिकॉज इंसुलिन जो है फैटी एसिड में अगर इंसुलिन नहीं अवेलेबल तो फैटी एसिड ब्लड के अंदर बढ़ेंगे। सिमिलरली इंसुलिन जो है वो लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करता था, अब अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो लाइपोलाइसिस होगी, जिसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म है, कीटो एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे और उनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इंक्रीज from the increased breakdown of proteins to amino acids. ठीक है, blood amino acid concentration number one that will be increased due to the decreased uptake of amino acid, cellular uptake of amino acid number one, and also due to the प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के नतीजे में भी अमीनो एसिड्स बनेंगे, वो भी ब्लड के अंदर आएंगे। सो ओवरऑल आपके पास ब्लड अमीनो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप देखें ड्यू टू दिस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन कैटाबॉलिज्म देयर विल बी लॉस ऑफ लीन बॉडी मास। सो ड्यू टू जो है वो आपके वो जो है वो रिड्यूस होगा, एंड आल्सो देयर विल बी लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, लीन बॉडी मास भी कम होता जाएगा। तो आप देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल जो है वो उनके जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाते हैं, उनका लीन बॉडी मास जो है वो कम होना शुरू होता है। सो वो तो दैट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि बेसिकली इंसुलिन के ना होने की वजह से हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ऑल्सो देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैं अगर आपको आगे बताता हूँ, हाँ जी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस तरह से होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इंसुलिन जो है वो पोटेशियम की सेलुलर अपटेक बढ़ाता है, और जब इंसुलिन नहीं होगा तो प्रोटीन की सेलुलर अपटेक नहीं होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा। ये डिस्कशन आ गया आपको देखिए, इंसुलिन ना होने की वजह से कीटो एसिड्स ब्लड के अंदर ज्यादा होंगे। वो क्यों ज्यादा होंगे? बिकॉज कीटो एसिड्स जब ब्लड के अंदर आते हैं तो एसिड्स जो हैं वो बेसिक ब्लड के पीएच को रिड्यूस की मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होगी, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ड्यूरिंग डायबिटीज ketoacidosis actually occurs, and that diabetic acidosis is due to the increased level of blood keto acids। और blood keto acids क्यों बढ़ते हैं? ड्यू टू दी लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस बढ़ेगी तो ब्लड कीटो एसिड ज्यादा बनेंगे, कीटो एसिड ब्लड में आएंगे, सो वो ब्लड के पीएच को डिक्रीज करेंगे, सो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, और उस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सिमिलरली जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा ड्यू टू दिस ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, तो क्या होगा? अमाउंट और तो के बाद नॉर्मली क्या होता है, किडनी जो है सारे के सारे ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लड फिल्टरेट के अंदर की जो कंसंट्रेशन है
उसके लिए डॉकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, फिल्टर ग्लूकोज फिल अप करेगा यूरिन, और जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ग्लूकोज जिसकी वजह से कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वो साथ में अपने साथ सॉल्वेंट को भी लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगी। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस के नतीजे में पॉलीयूरिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेट करेगा पेशेंट, और जब पॉलीयूरिया जब होगा किडनी के अंदर, जब वाटर कम होगी, तो वो सोसाइटी सेंटर को या सेंटर को हाइपोथैलेमस उसको इनिशिएट करेगा और फीलिंग ऑफ थर्स्ट आएगी। सो ये बड़ा ऑब्वियस है due to osmotic diuresis that is actually by the glucose जो कि यूरिन के अंदर जो है पास हो रहा होता है, वो बेसिकली ऑस्मोटिक डाययूरेसिस काज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोलियूरिया होता है, और उस पोलियूरिया के रिस्पॉन्स में जो है वो थर्स्ट फीलिंग आते हैं। और पोलियूरिया होगा डेफिनेटली बॉडी से वॉल्यूम जो है वो लॉस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो वॉल्यूम है उसकी कंडक्शन एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम रिड्यूस होगा, and due to that hypotension occurs. So the obvious symptom of diabetes का मैंने आपको बता दिया इस वजह से होती है। और सिमिलरली जो इंसुलिन के ना होने की वजह से पोटेशियम की जो है वो सेलुलर अपटेक नहीं होगी, तो पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर जब रहेगा तो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एंड दैट विल बी रिजल्ट इन hyperkalemia. So these are the different symptoms कि जिसके थ्रू जो है, जो कि इंसुलिन के ना होने की वजह से होगी, या इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 डायबिटीज में आपके पास ये डिफरेंट सिम्टम होंगे। और इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज बेसिकली इंसुलिन रिप्लेसमेंट या इंसुलिन है पेशेंट उसकी रिप्लेसमेंट दोगे, ताकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएं। सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें इंसुलिन तो सफिशिएंटली अवेलेबल होता है, बट रिसेप्टर्स जो हैं वो जो उनकी डाउन रेगुलेशन होती है, और या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो डाउन रेगुलेशन इस तरह से, वही मैंने आपको बताया कि जब उसके डिग्रेडेशन की वजह से डाउन रेगुलेशन होती है, इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर जो है वो हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो तो नॉर्मली अवेलेबल होता है, लेकिन इंसुलिन जो है वो अपने यूजुअल मेटाबॉलिक इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सो इसके ट्रीटमेंट्स में क्या है कि आप कैलोरीज जो हैं वो कम कर दें, वेट रिड्यूस, या आप जो है ड्रग दें जो कि स्टिमुलेट करे, जो कि पेनक्रियास आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे। जितना ज़्यादा इंसुलिन अवेलेबल होगा, सो वो रिसेप्टर्स टाइम पे अवेलेबल होगा, और वो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा देगा इंसुलिन। सिमिलर आप ऐसे ड्रग्स दे दें को रेगुलेट अपरेशन करता है उसकी, तो उसकी वजह से रिसेप्टर्स का काउंट नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, और आपके पास जो है वो एक तरह से जो है उसकी उसका इफेक्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। सो ये दो हमारे पास ट्रीटमेंट के, आप डिस्ट्रक्शन कर लो, रिडक्शन कर लो, बिकॉज जो रीजन है। सेकंड आप जो है ऐसे ड्रग हो जिसकी थ्रू इंसुलिन की रिलीज जो है वो ज़्यादा रहे, इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा रहे, ताकि ज़्यादा रहे। थर्ड आप ड्रग्स दे दें जो को so that increase and आपके पास physiological so this is all इंसुलिन, इंसुलिन के एक्शंस और इंसुलिन की पैथोफिजियोलॉजी। इसमें अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो तो आप लोग प्लीज प्लीज। सर टाइप 1 डायबिटीज़ में जो आपने बताया था कि ग्लूकोज जब फिल्टर होगा तो उसकी किडनीज पर इफेक्ट, वो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़। जी, टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई रहती है,
अब वो ब्लड जब किडनीज में जाता है तो किडनीज में जाके फिल्ट्रेशन होती है, तो उस फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है इन द फिल्ट्रेट। और नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज जब फिल्टर होता है तो उसकी वापस रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन में, तो मैक्सिमम ग्लूकोज सारा का सारा रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, इस वजह से वो क्या होता है कि वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब नेफ्रॉन किडनी जो है उसको पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से, और उसकी वजह क्या होती है, बिकॉज वो जो रीअब्जॉर्ब कहता है उससे ग्लूकोज जो है फिल्ट्रेट के अंदर ज्यादा होता है, मतलब 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब एक्सीड करता है, सो दैट एक्चुअली एक्सीड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा ऑफ द नेफ्रॉन या किडनीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या है, वो बेसिकली सल्यूट है। अब सल्यूट जो है जब फिल्ट्रेट में बढ़ेगा तो उस साइड पे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। अब जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, जब फिल्ट्रेट की जब एक जो हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन जो है वो हाइपोस्मोटिक होगा, सो नेचर ने उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा कि वो जो सॉल्वेंट है वो बेसिकली मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स दी हाइपर ऑस्मोटिक साइड, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो भी करेगा इस ग्लूकोज को बेसिस होगी, मतलब ज्यादा पेशेंट जो है वो ये पास करेगा, मतलब कि जितना उसको नॉर्मल पास करेगा osmotic diuresis या due to that hyperosmolarity which is actually caused by glucose in the urine, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर उसको फॉलो करेगा और बॉडी के अंदर जो है जो वाटर की कंसंट्रेशन है जो है वो रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से ईसीएफ रिडक्शन होगी और आपके पास जो है हाइपोटेंशन भी आएगा, और इस पॉलीयूरिया का इफेक्ट क्या होगा कि वो ब्रेन के अंदर जो है सेंटर है उसको स्टिमुलेट करेगा, और वहां से पेशेंट को जो है वो फीलिंग आएगी कि यार उसको जो है प्यास लगी है, सो मोर वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगी और वाटर लॉस की जो है वो ज्यादा होगी, इस तरह से बॉडी से। ठीक है यस सर। जी, आगे चलें फिर। यस सर। ये स्टडी में ये अब आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है, मैंने सारा आपको बता दिया, ये सारे इसके डायबिटीज के सारे, तो ये स्टडी है, इसको आप लोग खुद पढ़ो, और भी यहाँ पे है, इसकी आपको समझ ना आई हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लोगे उसका। अच्छा, अब हम आते हैं इंसुलिन के साथ जो दूसरा हार्मोन है, दैट इज ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन इज एक्चुअली रिलीज एंड रिलीज फ्रॉम दी अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है और वहां से रिलीज होता है, और ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है जो कि 29 अमीनो एसिड से बनता है। इसको हम कहते हैं हार्मोन ऑफ स्टार्वेशन। जिस तरह से इंसुलिन इज नोन एज हार्मोन ऑफ एबंडेंस, like whenever the glucose consumption in blood will rise, so that insulin will release in response to that, and also when there is caloric deprivation या जब कोई भी energy glucose concentration blood के अंदर decrease होगा, so then in response to that, और वो बेसिकली क्या करेगा, सारे के प्रोसेस इंसुलिन उसको रिवर्स कर देगा। इस वजह से कहा जाता है कि दिस ग्लूकागोन इज द मिरर ऑफ इंसुलिन इन टर्म्स ऑफ एक्शन, कि वो सारे सारे काम जो इंसुलिन करवाता है, ग्लूकागोन उन सारे कामों को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लूकोज लेवल उसने कम किया था, ग्लूकागोन ग्लूकोज लेवल को वापस बढ़ाएगा या नॉर्मलाइज कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ग्लूकागोन को हार्मोन ऑफ स्टार्वेशन कहा जाता है। इसके जो एक्शन हैं वो बिल्कुल बिल है, वो तकरीबन के सारे उसी तरह से हैं जैसे इंसुलिन जिस तरह से ग्लूकोज बढ़ाता है, पूरी तरह से ग्लूकागोन जो है उन सारे को करके ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये देखें वो फैक्टर जो कि ग्लूकागोन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, वो हमारे पास फास्टिंग है। डेफिनेटली जब फास्टिंग उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती कम है, सो क्या होगा कि सेल और आपके पास क्या होगा जहाँ पे ग्लूकागोन की सिक्रीशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड कंसंट्रेशन
so that will also stimulate the glucagon, और glucagon जो क्या करेगा उसकी वो अपनी इफेक्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन अमाइनो एसिड सारे नहीं, स्पेशली जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, जब उसकी डाइटरी इनटेक हम करते हैं अमाइनो एसिड हैज टू डायरेक्टली इफेक्ट अपॉन द अल्फा प्रोडक्शन। तो जी मेरी आवाज है? सर आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन ना डिस्टॉर्ट होके आ रही है। अच्छा, अब ठीक है? जी सर। अच्छा चलें, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। सर फिर डिस्टॉर्ट हो रही है। अभी मैंने कुछ बोला नहीं है बेटे। अब देखें, हम रिलेशन कौन सी करते थे? आप मेरी आवाज क्लियर है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा जी, अब क्लियर आवाज? रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागोन सिक्रीशन हम डिस्कस कर रहे थे। जी मेरी आवाज अब आ रही है आप सबको? सर ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। यस सर डिस्टॉर्ट हो रही है काफी। अच्छा तो फिर क्या करें? फिर ये जो आगे है ये मैं तो पढ़, ये मैं कब पढ़ाऊंगा आपको? सर एक और लॉन्ग सेशन रख रीडिंग लेते है, हैं अगर आज नहीं ठीक तो। ठीक है। अगर ये ज्यादा सेशन मुझे और देखने खत्म हुआ, आगे फिर हमारे पास सिर्फ के थोड़े से दिन सर आगे स्टडी खत्म। सर आप टाइप कर दें प्लीज।